नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के इंग्लिश चतुर्थ सेमेस्टर के 63 बहुविकल्पी का पहला पार्ट हमने इससे पहले देखा था। यदि पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी का पार्ट नंबर जो है वो सेकेंड है, जिसके अंतर्गत हम आगे 30 के आगे जो है वो प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इस पहले वाले पार्ट में हम 30 तक प्रश्न जो है वो देख चुके थे और आज ही के पार्ट में आपके 2016, 17, 18, 19 सभी ईयर के प्रश्न भी जो है वो आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं उस प्रश्न से जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था। प्रश्न मैंने पूछा था, फिल इन द सुइटेबल प्रपोजिशन आपको बताना था कौन सी आएगी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपका था मिस्टर नरेंद्र मोदी वन डैश द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन एज ऑफ और इन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे, बताना था आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑफ आपका होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। आपने काफी बार ये लाइन भी सुनी होगी। तो ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पर यूज जो है वो होगी। और बात करें रूल के अकॉर्डिंग ऑफ का यूज कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं सो द रिलेशन। जहां पर आपको रिलेशन जो है वो शो करना होता है वहां पर आप जो है वो यूज करते हैं किसका, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल मैं कह दूं कि वो राम का भाई है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज द ब्रदर ऑफ राम। तो रिलेशन शो हो रहा है। सेम यही चीज यहाँ पर भी है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर भी रिलेशन की बात की जा रही है। आपका ऑफ सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 32। प्रश्न कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम। यहाँ पर आपका इन होगा। इन जो है वो कंपाउंड सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, इस चीज का यहाँ पर विशेष ध्यान जो है वो दीजिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर जो आपका कॉमा लगा हुआ है इसकी जगह आपका आ जाएगा एंड, और आपका सेंटेंस पहला ही वाला सही हो जाएगा कि द सनसेट एंड वी रिटर्न होम, और व्हेन यहाँ से जो है वो हट जाएगा। और जो आपका एंड लगा हुआ है ये पहचान भी होती है किसकी, कंपाउंड सेंटेंस की। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए वाला। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 33। प्रश्न कह रहा है कि आपको यहाँ पर प्रपोजिशन जो है वो फिल करनी है। सेंटेंस कह रहा है कि आई शैल कम डैश एंड आवर। एट आएगा, टू आएगा, इन आएगा या ऑफ आएगा। हावर को हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, क्योंकि एच जो है वो आपका साइलेंट रहता है। तो बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। यदि आपने पिछला वाला पार्ट देखा होगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पर बताया था कि समय के साथ आपका इन यूज होता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम्पल भी देकर मैंने बताया था कि जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ था तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, इस टाइप से बताया था। या समय के स्थान के साथ या समय के साथ साथ स्थान की बात होती वहां भी इन आता है, अंदर के सेंस में भी यूज होता है। सारी चीजें मैंने इनके संबंध में बताई थी। तो आई शैल कम इन एंड आवर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 34 प्रश्न कि द ट्रेन वॉज पासिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। इन आएगा, थ्रू आएगा, अपॉन आएगा या फ्रॉम आएगा। The train was passing dash a tunnel, in a tunnel, through a tunnel, upon a tunnel या from a tunnel। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बिल्कुल आप सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्रू अ टनल आपका सही हो जाएगा। तो ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल जब किसी के माध्यम से होकर की बात की जाती है। इसका अगर अर्थ आप एक सेंटेंस एक वर्ड में कहें तो से कह सकते हैं। थ्रू मतलब से, किसी चीज के आर पार देखने के भी सेंस में यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ग्लास से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है, तो आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, इस प्रकार से भी हम बोलते हैं। तो से के सेंस में भी यूज होता है। आर पार किसी चीज को देखने के संबंध में भी हम इसका यूज करते हैं। तो अलग अलग इसके यूज होते हैं, पर यहाँ पर जो यूज हुआ है वो एक से या थ्रू, क्योंकि जो ट्रेन है वो टनल से पास हो रही है, तो आपका इसलिए थ्रू जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 कह रहा है ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट, ऑन द पोस्ट, एट द पोस्ट, फॉर द पोस्ट, इन द पोस्ट। बताइए जल्दी से कि कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, धड़ा से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की। तो बिल्कुल आपका सही क्या होगा, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि सी आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आप बहुत बार बोलते भी हैं ये सेंटेंस
ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इस प्रकार का सेंटेंस आप देखते भी हैं दैनिक जीवन में उपयोग होते हुए। अगला प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको यहाँ पर यूज करनी है। सेंटेंस क्या है, ही इज वेरी पुअर डैश ही इज हैप्पी एज वेल एज फॉर येट या नाइदर। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ही इज वेरी पुअर डैश ही इज हैप्पी एज वेल एज ही इज हैप्पी या फॉर ही इज हैप्पी या येट ही इज हैप्पी या नाइदर ही इज हैप्पी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इसको अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ही इज वेरी पुअर यानी कि वो बहुत गरीब है, येट ही इज हैप्पी फिर भी वो जो है वो खुश रहता है। इस प्रकार से आप साधारण अर्थ के तौर पर भी निकाल सकते हैं। वैसे तो अर्थ येट का आप अभी तक के सेंस में भी यूज करते हैं, यहाँ पर जो आपका यूज हो रहा है वो उस तरीके से नहीं यूज हो रहा है। अन्य ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं कि ही इज वेरी पुअर एज वेल एज ही इज हैप्पी, कि वो गरीब भी है और साथ में खुश भी है। इस टाइप से आपका कुछ इतना वैसे भी सेंटेंस भी आप देख सकते हैं कि मीनिंग भी आपका देना चाहिए। इसी प्रकार ही इज वेरी पुअर फॉर ही इज हैप्पी तो बिल्कुल नहीं होगा और नाइदर भी तो बिल्कुल नहीं होगा, येट ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो वहां पर आपका पूछा गया था क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा यहाँ पर फिल होगा। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डैश दैट बिफोर दैट एज दैट इफ दैट या देन दैट। बताना है आपको दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग कौन सा यहाँ पर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा। कंजक्शन क्या होता है, तो जोड़ने के लिए जो भी आप वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस को वही आपके कंजक्शन होते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो देन आपका सही हो जाएगा। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38। प्रश्न कह रहा है कि अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ दीज। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन के संबंध में पूछा गया है, ऑफ दिस काइंड वुड बी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका इंट्रोडक्शन तो होता ही होता है, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन भी होता है और कंक्लूजन क्या उसका निष्कर्ष निकला है किसी भी गुड प्लान की बात करें तो वो भी आपका होता है। तो ऑल ऑफ दिस आपका ये सभी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, टू लेटर, थ्री लेटर टाइप्स, टू टाइप्स, थ्री टाइप्स, वन टाइप्स या फाइव टाइप्स। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप सभी जानते हैं कितने टाइप होते हैं, किसी का गलत नहीं होगा। आई होप किसी को यहाँ पर सोचना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका टू टाइप्स हो जाएगा। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आपका एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है और इसके अंतर्गत जो टाइप होते हैं उसमें भी आपके बहुत से टाइप जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। मुख्यतः आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ही आप जो है वो देखते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 40वां। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। कोई भी आप लेटर गुड अच्छा लिखना चाह रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट जो है वो होना चाहिए। हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर या ऑल ऑफ दिस, मतलब किस किस पर विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हेडिंग तो सबसे मेन ही होती है। देखिए अच्छा आप हाई स्कूल इंटर लेवल पर लेटर लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं किस विषय से संबंधित है, फिर ग्रीटिंग भी उसमें आप ऐड करते हैं, फिर बॉडी स्ट्रक्चर भी इसमें होता है। तो कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस ही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन से संबंधित पूछा गया कि ये किसने कहा है। हु विल से, टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड, यहाँ पर GAINED लिखा हुआ है, एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। बताना है आपको इन चारों में से किसने ये कथन जो है वो दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका रिवबर्न जो है इन्हीं का ये जो है वो कथन है। इस टाइप के याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न सबसे लेटेस्ट हैं इन्हीं से सीधे सीधे उठाकर पूछ लिए जाते हैं। आप देखेंगे इससे पहले के बैच के तो राजन, पवन इन सबसे प्रश्न पूछे भी गए आपके, डायरेक्ट पूरा पूरा सेंटेंस वहां से उठा लिया गया है। राजन के भी सभी बहुविकल्पीय वन लाइनर सब मैं करा चुका हूँ, पवन के भी मैं बहुविकल्पी वन लाइनर फोर्थ सेमेस्टर सब कुछ करा चुका हूँ। सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कुछ भी ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, छाटना है इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से। तो पहला भी सही होगा, हर्बार्शियन अप्रोच भी होगा, मॉरिशन अप्रोच भी होगा, इवेल्युएशन अप्रोच भी होगा। तो ऑल ऑफ दीज ही सही हो जाएगा। अधिकतर प्रश्न में आपको ऑल ऑफ दीज वालों में ऑल ऑफ दीज ही आंसर देखने को मिलता है, पर जरूरी है आपको पढ़ना। 43 प्रश्न कह रहा है कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एक्सक्यूशन, इवेल्युएशन या ऑल ऑफ दीज। बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग उत्तर सही टिक करेंगे, हाँ ऑल ऑफ दीज यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ये तो मैंने आपको क्लास नंबर 1 इंग्लिश की जो कराई थी, पढ़ाया था, वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा। नहीं आपने देखा है जो क्लास नंबर 1 कराया था, क्योंकि मैंने पूरा उसमें सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करके आपको दे दिया था। तो किस नाम से और जाना जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, कॉम्पिटेटिव मेथड के नाम से जाना जाता है, एनालिटिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, या साइंटिफिक मेथड के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था। तो बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो क्लासिकल मेथड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या मैंने बताया था आपको, ये भी मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः फॉरेन लैंग्वेज जो है उसको पढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। किसका, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का मुख्यतः आप लैटिन और ग्रीक भाषा जो है उसको पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में ये पहले वही पढ़ाई जाती थी। और इसकी यूनिट यदि पूछी जाए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की, तो वो वर्ड जो है वो होती है। यूनिट का कहने का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है जो ये यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात की जाती है वो वर्ड टू वर्ड होती है, तो उसी को हम यूनिट जो है वो कहते हैं। और इसमें जो टीचिंग होती है ग्रामर, वो आपकी डिडक्टिव मेथड जो है उसके थ्रू पढ़ाई जाती है, जिसको हम हिंदी में निगमन विधि जो है वो कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँ। सुबह से शाम तक मैं आप ही के लिए जो है वो लगातार लगा हुआ हूँ। बस आप अपना लाइक करके हौसला मुझे देते रहिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए एग्जाम तक जो है वो लगा रहा हूँ। प्रश्न देखते हैं 45। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। चार ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। अगर आपको याद होगा तो यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था, कब, जब इंग्लिश की फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें, और इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने पूछा था। आंसर की बात करें ऑप्शन ABCD में से, तो फ्रांस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी DLED की गाइड वगैरह में हर जगह इंग्लैंड दिया हुआ है, गलत है इंग्लैंड। आंसर वैसे भी आपके राजन है पवन, इनमें बहुत गलत है। जो भी पढ़िएगा उसको इधर उधर देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप गलत जो है वो याद कर लें। तो आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट मेथड है उसका ओरिजिन कहाँ है, तो आप कह सकते हैं फ्रांस या कह सकते हैं जर्मनी। यदि फ्रांस ऑप्शन में आपको ना मिले तो आपको जर्मनी टिक करना है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों में ही जो है इसका इस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। और कब किया गया था, तो 19वीं शताब्दी या सन 1900 आप जो है वो कह सकते हैं। 46 प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। बताना है, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये स्टेटमेंट, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी आपसे पूछा जाता है। बताना है आपको, एज आएगा, देन आएगा, व्हेन आएगा या इफ आएगा। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। हिंदी में हम किस प्रकार से कहेंगे कि मैं ट्रेन पहुंचा ही था स्टेशन में, वहां पर तब तक ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। क्या लिखा है, द ट्रेन लेफ्ट। तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से यहाँ पर क्या आएगा, एज, देन, व्हेन या इफ। बात करते हैं उत्तर की, तो व्हेन आपका सही होगा, कि हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन, व्हेन जो है द ट्रेन लेफ्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 47 प्रश्न कह रहा है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। बताना है इसमें से वर्ब कौन सा होगा इस पोजेशन वर्ड का। चार ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ABCD में से, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पसेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, POSSESS। एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, तो आपका प्रश्न नंबर 44 से ये प्रश्न आपके हैं 2016 के। तो 2016 के पहले हम 5 प्रश्न देखेंगे, फिर 2017 के 5 प्रश्न देखेंगे, फिर हम 2018 के 5 प्रश्न देखेंगे, फिर हम 2019 के 5 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे। इस 47 तक हमने 2016 के
नहीं, 48 तक आपके 2016 के 5 प्रश्न हैं। तो इसके बाद हम 2017 के देखेंगे। तो 2016 वाला लास्ट प्रश्न आपका क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग डैश ड्यूटी। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी। वंस होगा, हिज होगा, हर होगा या अवर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जो है इसके साथ आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो वंस आपका सही हो जाएगा। वन मस्ट डू, वंस ड्यूटी आपका जो है यहाँ पर आएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके 2016 के प्रश्न समाप्त हुए। यहाँ से हमारे प्रश्न है 2017 के। एक चीज अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे प्रीवियस ईयर में, तो 2017 का आप देखेंगे पहला प्रश्न सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, ये प्रश्न। और 2016 में जो आपने देखा था पहला प्रश्न कौन सा था? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड वाला। तो आपके बहुविकल्पीय के स्टार्टिंग के 1 से लेकर 2 प्रश्न जो है आपके, जो आपका टीचिंग इंग्लिश ग्रामर मेथड है उन सब से आते हैं। पहला भी देखिए प्रश्न है, फिर दूसरा भी प्रश्न है, यानी आपके बहुविकल्पी आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न की कौन सा सही होगा। डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या O. जेस्पर्सन। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका H.E. पाल्मर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाकी तो मैंने आपको बताए थे कि जो डॉक्टर वेस्ट हैं इन्होंने वेस्ट मेथड दिया था, और जो आपके सीजे डॉटसन है, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, इन्होंने बायलैंग्वेज मेथड दिया था। तो ये सब बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। मैंने आपको बताया था, देखिए LSRW। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एल से स्टार्ट हो रही है। एल क्या है आपका? लिसनिंग है। एस क्या है? स्पीकिंग है। आर क्या है? रीडिंग है। डब्ल्यू क्या है? राइटिंग है। देखा होगा आपने, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लिसनिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 51। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ये प्रश्न आपका रिपीट बहुत होता है। आप देखेंगे तो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर घूम फिर के ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो रीडिंग, राइटिंग, साउंड से प्रोनाउंसिएशन में से कौन सा सही होगा? बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ये आपका साउंड जो है ये सही हो जाएगा। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, याद रखिएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि एडजेक्टिव बताना है आपको, सक्सेस का एडजेक्टिव क्या होगा। ये मैंने जब राजन के प्रश्न कराए थे तो पूरा मैंने बताया था, आपको याद होगा। अगर आपने देखा होगा कि जो सक्सेस है ये आपका नाउन है। नाउन जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया है, और एडजेक्टिव फॉर्म आपको ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। तो उत्तर आपका ए सही होगा। सक्सेसफुल आपका एडजेक्टिव है। सक्सीड आपका वर्ब है। ऐसे प्रश्न आपसे आएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसका वर्ब फॉर्म बताइए। सक्सेसफुली आपका क्या है? एडवर्ब है। सक्सीडिंग आपका क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में हम जो देखते हैं आईएनजी लगती है तो वो हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजन में आपका आंसर गलत दिया था, वहां पर सक्सीडिंग दिया था। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आंसर आपके बहुत गलत दिए, आंसर पर भरोसा बिल्कुल ना करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53। प्रश्न कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, आ लिटिल नॉलेज इज थिंग डेंजरस थिंग, द लिटिल नॉलेज या लेस। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका आ लिटिल नॉलेज बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जिसको हम क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आपको किसी भी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो या तो ना ही ज्ञान हो, अधूरा ना हो, उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 54। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। बताना है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यही सही हो जाएगा। और डायरेक्ट मेथड और ये दोनों ही आपके ओल्ड या क्लासिकल मेथड में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 55। प्रश्न कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, यहाँ से प्रश्न आपके 2018 के स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ से? डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए साइड में, यहाँ से आपके 2018 के प्रश्न स्टार्ट हो गए। 2017 के 5 प्रश्न हमने देख लिए, अब 2018 के 5 प्रश्न हम देखेंगे, फिर हम 2019 के देखेंगे।
प्रश्न आपका क्या है अगला, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, दोनों या लैटर्न पैटर्न। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, दोनों या लेटर पैटर्न। ऑप्शन ए बी सी या डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वर्ड पैटर्न भी और सेंटेंस पैटर्न भी। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, यही मैंने प्रश्न पूछा था, देखिए अभी आपको बता भी दिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या अमेरिका में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका फ्रांस जो है वो सही हो जाएगा, और मैंने कहा था फ्रांस ऑप्शन में ना हो तो जर्मनी को टिक कर लीजिएगा। 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी में जो है इसका ओरिजिन हुआ था, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। आपने देखा एक चीज यहाँ पर, आपने नोटिस किया नहीं होगा पर मैंने नोटिस किया कि सेम पैटर्न पर ही आपके प्रश्न आए। अभी हमने देखा था 2017 के पेपर में आपका प्रश्न पूछा गया था कि एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, SUCC, एक सेकेंड, CCESS, सक्सेस का आपसे एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया था। अब अगले ही वर्ष यानी कि 2018 में एडजेक्टिव ऑफ डिफर पूछ लिया गया, यानी कि आपका क्या है, पैटर्न वही रहता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से देखकर जाना चाहिए, उसी बेस्ड पैटर्न पर ही आपके प्रश्न आते हैं। तो चार ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन डिफरेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट। अगला प्रश्न कह रहा है 58, प्रश्न कह रहा है कि व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। ये तो आपको एकदम रट लेना है, ये आपसे मैं अभी कह रहा हूं, इनको अभी से एकदम रट लीजिए। ये आपका बार बार पूछा जाता है, 2018 में प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा गया था और 2019 में रिसेप्टिव स्किल पूछा गया था। मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो आपकी चार ही होती हैं टोटल, कौन कौन सी, एक होती है आपकी एल लिसनिंग, एस स्पीकिंग, आर रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग। जब बात की जाए प्रोडक्टिव स्किल्स की, तब आपकी होती हैं स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि दूसरे नंबर वाली और चौथे नंबर वाली जब बात की जाए प्रोडक्टिव स्किल्स की। जब बात की जाए रिसेप्टिव स्किल की, तब आपकी जो दो बची हुई हैं कौन कौन सी, एक आपकी लिसनिंग और एक आपकी रीडिंग, ये दोनों आपकी होती हैं रिसेप्टिव स्किल। तो ये दोनों चीजें एकदम रट के आपको जो है वो रखनी है। प्रश्न आपसे अवश्य यहाँ से एक ना एक पूछ लिया जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, पिछले कितने सालों से मैं डीएलएड की प्रिपरेशन कराते कराते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि समझ में आ जाती कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जब प्रोडक्टिव स्किल्स की बात की जा रही है तो एस और डब्ल्यू, यानी कि स्पीकिंग, और डब्ल्यू मतलब राइटिंग, यही आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, और ट्रिक कैसी होगी, ट्रिक इस प्रकार से होगी, WPS। आप जानते हैं वाईफाई में एक वर्ड होता है WPS, जिसके यहाँ राउटर होगा उसे पता होगा, WPS। डब्ल्यू से आप याद रखिएगा राइटिंग, पी से याद रखिएगा प्रोडक्टिव स्किल, और एस से याद रखिएगा स्पीकिंग। तो ये इसमें हो जाएगा। यहाँ से हमारे 59 से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं 2019 के सबसे लेटेस्ट के प्रश्न, जो अभी तक हमने कहीं भी नहीं कराए, क्योंकि बाकी प्रश्न घूम फिर के आपके कहीं ना कहीं आपने देखे ही होंगे। तो प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन, और साइड में आपका लिखा हुआ है सेकेंड लैंग्वेज। बताना है आपको कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, टू मेंटेन और इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये आपका अप्रोच लिखा हुआ है। फिर लिखा है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, और चौथा लिखा है नन ऑफ दीज। बेसिक चीजें मैंने सारी बताई दी, क्या होती है आपकी नेटिव लैंग्वेज, क्या होती है सेकेंड लैंग्वेज, ये सारी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए हम कोई भी जो टीचिंग इंग्लिश में जाना चाह रहा है या टीचिंग इंग्लिश करना चाह रहा है, वो फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज करता है कि टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो आपका यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साइड तक मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि साइड में आंसर जो है वो लिखे हुए हैं, आप खुद से सोचेंगे, खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न 60 कह रहा है लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बर्ड लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। इस प्रकार से
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो थोड़ा सा आपको अलग से ये भी पढ़ना होगा, जो कि आपके अभी तक कॉम्पिटेटिव लेवल में ही पूछे जाते थे, पर अब यहाँ भी पूछे जाने लगे हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन लैंग्वेज सही हो जाएगा। लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन बी याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 61, विच इज अ रिसेप्टिव स्किल। अभी मैंने बताया था प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल दोनों, तो आपको WPS तुरंत याद आना चाहिए। W मतलब आपका राइटिंग, P मतलब प्रोडक्टिव स्किल, S मतलब स्पीकिंग। W और S यहाँ से निकल गया, राइटिंग और स्पीकिंग, तो LSRW इनमें कौन कौन सा निकल गए, आपका W निकल गया और S स्पीकिंग निकल गया। बचा कौन सा, L और R। तो L और R क्या है, आपके रिसेप्टिव स्किल है। यहाँ पर L दे रखा है लिसनिंग, R रीडिंग नहीं दे रखा है, तो लिसनिंग ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक सिंगल को लेकर भी पूछा जा सकता है, इस चीज को भी आप यहाँ पर देखना है। 2019 में ये प्रश्न आपका सबसे लेटेस्ट जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज, बताना है आपको क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से एडवर्ब जो है आपको इसमें से बताना है, ऑप्शन A, B, C या D। और जिनको पता नहीं कि कावर्ड का मतलब क्या होता है, तो डरपोक इसका मतलब होता है। डरपोक कहते हैं, भयभीत के सेंस में यूज करते हैं। तो कावर्ड के एडवर्ब की यदि बात करें ऑप्शन ABCD में से, तो ये भी आप देखिए कि जैसे अभी तक एडजेक्टिव पूछा जा रहा था, यहाँ पर एडवर्ब पूछा गया। तरीका आपका नहीं बदला, आप प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रश्न आपका प्रत्येक साल एक ही टाइप का रखा हुआ है। जैसे अभी तक 2 साल तक हमने देखे एडजेक्टिव फॉर्म पूछा था, यहाँ पर एडवर्ब पूछ लिया गया, बाकी आपका कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, कॉवर्डली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे कहते हैं कि वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न लास्ट देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न 63 लास्ट है आपका, जो कि 2019 में पूछा गया था। एंटोनिम ऑफ बून इज, एंटोनिम क्या होता है, ये आपका होता है विलोम शब्द। सिनोनिम क्या होता है, वो होता है आपका समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर इसका बून का अपोजिट बताना था, विलोम बताना था। शार्प होगा, कर्स होगा, सिविल होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देख रहे हैं आते हैं, जो कि कोर्स में कहीं दूर दूर तक कोई इनका आता पता नहीं है, पर पूछे गए हैं 2019 में। तो 2020 में आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये सब आपके कोर्स में, इसका कोई कोर्स ही लिमिट नहीं है। आप देखेंगे तो एंटोनिम सिनोनिम का कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत से हैं, तो कोई भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर के ऑप्शन ABCD में। तो कर्स आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ बून इज कर्स। तो आपके लिए जो प्रश्न है वो आपका प्रपोजिशन से मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, सेंटेंस में नीचे लिख देता हूँ, सभी लोग ट्राई कीजिए, और प्रपोजिशन को अच्छे से अलग से भी हम पढ़ेंगे। तो सेंटेंस आपका है कि ही डैश द गार्डन, ये आपका छोटा सा सेंटेंस है। यहाँ पर आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। चार ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, ऑन आएगा, बी ऑप्शन है आपका इन आएगा, सी ऑप्शन है आपका इनटू आएगा, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ही डैश द गार्डन, ही ऑन द गार्डन, ही इन द गार्डन, ही इनटू द गार्डन, या ही नन ऑफ दिस। मतलब कहने का है कि यहाँ पर कुछ और आएगा, और कुछ और जो आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है, सभी प्रश्न भी हमारे समाप्त होते हैं। अगले वाले वीडियो में इसी समय हम देखेंगे, टाइमिंग में अपडेट करता हूँ, एक सुबह 11 बजे की है फोर्थ सेमेस्टर की टाइमिंग, और एक शाम 8 बजे की। जिनको नहीं पता है वो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक 3 सब्जेक्ट हम इसको आज वाले का मिलाकर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सोशल साइंस, साइंस और आपके इंग्लिश के जो है वो बहुविकल्पी हैं। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।